नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ लॉ क्लासेस में। दोस्तों, आज हम समझेंगे इंटरनेशनल लॉ में स्टेट किसे कहते हैं और स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो आइए बात करते हैं स्टेट क्या होता है। तो स्टेट एक्चुअली में कहा जाए तो इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। ज्यूरिस्ट जो थे, इन्होंने अपने समय में अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया। तो स्टेट की एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है, लेकिन बहुत सारे ज्यूरिस्ट का कुछ एक मत है जिसपे वो सारे ज्यूरिस्ट मानते हैं कि इसे स्टेट कहा जाना चाहिए। अब कारण क्या है स्टेट की डेफिनेशन को डिफाइन करना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि स्टेट की परिभाषा सिर्फ शब्दों में कैद नहीं करी जा सकती। दुनिया में हर स्टेट का एक अलग स्ट्रक्चर है। स्टेट बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, जैसे जापान छोटा स्टेट है, और वहीं बड़े स्टेट की बात करें तो रशिया, चाइना, अमेरिका, उनका आकार बहुत बड़ा है। ऐसे ही कुछ को स्वतंत्रता प्राप्त है और कुछ को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। जैसे जापान के केस में उसके पास अपनी आर्मी नहीं है। टेरिटरी तो है मगर आर्मी उसके पास नहीं है कि वो खुद से जाके लड़ सके। कुछ देश ऐसे हैं जिनको इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त है और कुछ ऐसे हैं जिन्हें इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त नहीं, जैसे पैलेस्टीन और ताइवान। इसलिए जूरिस्ट ने अपनी अपनी सोच के आधार पर स्टेट की परिभाषा दी। जूरिस्ट जो इंपॉर्टेंट जूरिस्ट थे, जैसे सालमंड, उन्होंने कहा कि स्टेट इज अ सोसाइटी ऑफ मैन एस्टेब्लिश फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। मतलब स्टेट लोगों का ऐसा संघ है जो सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया है। इसके बाद H.L.A. हार्ट ने डिफाइन किया कि स्टेट एक लीगल सिस्टम की नजर से देखना चाहिए। उनके अनुसार स्टेट एग्जिस्ट वेयर अ यूनियन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स ऑपरेट्स। मतलब कहने का ये है कि जहां कानून बनते हैं और लागू होते हैं, वही उसे ही स्टेट कहा जाए। अब मॉडर्न डेफिनेशन या मॉडर्न फिलोसफर्स में बात की जाए तो J.G. स्ट्रेक हैं, जिन्होंने कहा स्टेट इज एन एंटिटी विद टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंस इन फॉरेन रिलेशन। मतलब स्टेट तभी माना जाए जब उसके पास अपना क्षेत्र हो, उसके अपने लोग हों, उसकी अपनी सरकार हो और वह स्वतंत्र रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सके, उस पर कोई बंधन ना हो। तो इसको कहा गया स्टेट। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि स्टेट की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। हम बात करते हैं कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी वजह से स्टेट को डिफाइन किया गया। इंटरनेशनल लॉ में एक स्टेट को पहचानने के लिए चार प्रमुख तत्व माने गए हैं। ये दिए गए हैं मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 में, जैसे कि परमानेंट पॉपुलेशन यानी स्थायी लोग, एक डिफाइंड टेरिटरी यानी निश्चित क्षेत्र हो, और गवर्नमेंट यानी एक शासन प्रणाली हो, और इसके अलावा वो सॉवरेन हो और इंडिपेंडेंस हो, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति हो। तो ये डिफाइन किया गया और इन चार चीजों के आधार पर स्टेट को डिफाइन किया गया था। अब हम बात करते हैं कि स्टेट के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या हैं, और उनको हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो जब स्टेट है तो उनके पास अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियां भी होंगी। यानी स्टेट सिर्फ नेम के लिए नहीं है। जब किसी राज्य की गतिविधि या लापरवाही से किसी दूसरे राज्य, विदेशी नागरिक या अंतरराष्ट्रीय संस्था को हानि होती है, तो उस राज्य पर इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अब हम समझते हैं कि अलग अलग इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। तो मैंने यहाँ पे लगभग 6 इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की है। सबसे पहली है अंतरराष्ट्रीय अपराध या उल्लंघन, यानी इंटरनेशनल डेलिंक्वेंसी। जब कोई राज्य अंतरराष्ट्रीय दायित्व का उल्लंघन करता है, इसे हम अंतरराष्ट्रीय अपराध या उल्लंघन मानते हैं। उल्लंघन जैसे कि ट्रीटी का उल्लंघन, यानी संधि का उल्लंघन कर दिया, यातना दिया, उसने प्रदूषण फैलाया, है ना, या सेना द्वारा हमला हो सकता है। ये सब एक कारण है कि कोई ट्रीटी है और उसको वो तोड़ रहे हैं, कन्वेंशन को तोड़ रहे हैं, तो वहां पे वो जिम्मेदार होंगे। ठीक। अब दूसरा जो पार्ट है वो है अ, दायित्व आरोप दायित्व आरोपण का सिद्धांत, यानी इम्प्यूटेबिलिटी। यानी किसी किसी के किसके कंडक्ट
को स्टेट का कंडक्ट माना जाएगा। ठीक है, कौन जिम्मेदार है, वो जिम्मेदारी कैसे सही की जाए, कैसे जानी जाए, तो किसी राज्य के अधिकारी, पुलिस, आर्मी, मंत्री, एजेंसी के एक्ट को स्टेट का एक्ट माना जाएगा। प्राइवेट इंडिविजुअल के एक्ट को स्टेट का एक्ट तभी माना जाएगा जब स्टेट उन्हें रोकने में असफल हो जाए। एक केस हुआ था 1980 में। ईरान में यूएस की एम्बेसी थी। वहां पर मिलिशिया ने अटैक कर दिया, यानी कुछ क्या कहें, मिलिटेंट्स ने अटैक कर दिया और ईरान की सरकार उन्हें रोकने में असमर्थ पाई गई और इसीलिए ईरान के ऊपर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि आप असमर्थ थे, आपने जो एम्बेसी है उसका बचाव नहीं किया। अब बात आती है, ऐसे ही कई सारे और भी कर्तव्य रहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, जैसे फॉरेन नेशनल है उसकी सुरक्षा देना हर राज्य का कर्तव्य है। अगर किसी विदेशी नागरिक को हानि होती है तो स्टेट जिम्मेदार होता है और इसमें भी कई श्रेणियां हैं। जैसे कि मान लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कोई भीड़ में या किसी अपराध की वजह से या कंपनी कर्मचारी की वजह से निजी व्यक्ति के ऊपर नुकसान पहुंचता है तो उसकी जिम्मेदारी उस राज्य पे होगी, अगर उसे उस ऐसी भीड़, उसे ऐसे अपराध को रोकने में वो असफल रहता है तब। यानी कि ये इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। इसी तरह से मान लीजिए मॉब लिंचिंग, यानी भीड़ में जाकर के हत्या कर दी गई या ऐसा कुछ हो गया तो वहां पे पुलिस का समय पे न पहुंचना भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है, राज्य की जिम्मेदारी है। ऐसा केसेस भी हुए हैं, देखे भी गए हैं। अब मॉब वायलेंस हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए भीड़ स्वाभाविक रूप से स्टेट ऑर्गन नहीं है, ये आप समझते हैं, लेकिन पुलिस समय पर अगर नहीं पहुंचती है यहाँ पर भी, तो सरकार, कहा जाएगा कि जो उस देश की सरकार है वो सुरक्षा देने में और कानून व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ रही, इसलिए ये लाइबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस स्टेट पर आएगी। ठीक है, तो यहां तक आपका आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं जैसे विद्रोहियों के द्वारा कृत, कि मान लीजिए कहीं किसी स्टेट में झगड़ा हो गया और वहां पे विदेशियों की अपनी दुकानें थी, उनको लूट लिया गया। तो यहाँ पर भी यही इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात रहेगी, जहां पर उन्होंने फॉरेन जो लोग थे बाहर के, उनके सामान को लूट लिया, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया और इसकी वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिस स्टेट में ये हुआ है। ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट यूएन मिशन के लोग हैं, उनको अगर कोई चोट पहुंचती है या कोई ऐसे राज्य की घटना है जहां इनडायरेक्ट वे में राज्य जिम्मेदार है, जहां उसने वो असफल रहा है उनको रोकने में, उनको ना बचा पाने में, तो वहां पर भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो स्टेट की ही आएगी। अब एक और केस आता है, जैसे अभी विद्रोहियों की बात ही कर रहे थे, तो इसमें कभी कभी होता है, जैसे इंसर्जेंट ग्रुप है, यानी मान लीजिए अपने यहाँ इंडिया में कोई मार्क्सिस्ट लोग हैं, वो जा करके कहीं अचानक से ग्रुप बना करके आर्म अटैक कर देते हैं और उनको इनडायरेक्ट सपोर्ट मिलता है किसी और देश के या किसी कहीं और से, और यहाँ इंडिया में ही उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते हैं, उनको रोक नहीं पाते हैं, तो इसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी स्टेट की ही आएगी। अब बात करते हैं बहुराष्ट्रीय निगम यानी एमएनसी कंपनीज के बारे में, जहां पर जो एमएनसी कंपनीज हैं वो एक तरह से इंडिविजुअल हैं या फिर एक एंटिटीज की तरह काम करती हैं। तो इनके लिए भी है, जैसे गूगल हो गया, कोका कोला हो गया, अमेजन हो गया, है ना, ये सब दुनिया की बहुत पावरफुल और कंपनीज हैं। तो ये यहाँ पे स्टेट उनकी एक्टिविटीज में होने वाली हानि के लिए जिम्मेदार हो सकता है, अगर एमएनसी को मतलब जो एमएनसीज हैं, निगम हैं, उनको रेगुलेट करना हो, कुछ उनके ऊपर ह्यूमन राइट वायलेशंस अगर हो रहे हैं और उसको नहीं रोक पाए हों, या इन्वायरमेंटल हार्म हो रहा हो, उसको रोकने में असफल रहते हैं, तो ऐसे में स्टेट जिम्मेदार होगा। बहुत पुराना केस है भोपाल गैस ट्रेजेडी, यूनियन कार्बाइड वाला। तो भारत ने कंपनी को रेगुलेट नहीं किया, इसीलिए भारत की सरकार थी उसको हैवी कंपनसेशन देना पड़ा, इंडियन लोगों को ही कंपनसेशन देना पड़ा। ये एक एग्जाम्पल है एमएनसी के लिए जो आप कोट कर सकते हो। इसके बाद आता है संधि का उल्लंघन, यानी ब्रीच ऑफ ट्रीटी, यानी कि जो अगर कोई राज्य ट्रीटी ऑब्लिगेशन नहीं निभाता है, ठीक है, तो उसमें मान लीजिए इंडिया और नेपाल के बीच में रिवर की ट्रीटी
हुई है, और उसमें ये है कि कुछ हिस्सों में आप, कुछ जगहों पे आप रिवर पे डैम नहीं बना सकते, और आपने जा करके उनसे बिना परमिशन लिए आपने डैम बना दिए, तो आपने उस संधि का उल्लंघन किया। ऐसे ही जो क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये भी संधि का उल्लंघन होगा। ठीक है। और अंततः हम देखते हैं विदेशी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण। ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि जो सरकार द्वारा विदेशी संपत्ति या कंपनी को अपने नियंत्रण में लेना, यानी जो स्टेट एक्सपोरिएटेड कर सकता है, बट पब्लिक पर्पस हो या नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो, या फिर कुछ ऐसे हैं जहां पर उनको कंपनसेशन देना हो, तो उस जगह पे ये चीजें आती हैं कि विदेशी संपत्ति है और उस पे आपने कंपनसेशन दिया या नहीं दिया। एग्जाम्पल के लिए आप इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे कि अ, दो कंट्रियों के बीच में संधि हुई कि हम ऑयल का एक्सट्रैक्शन करेंगे, मतलब समुद्र में जाएंगे और वहां पे खनिज निकालेंगे, मगर उन्होंने उस जो जो स्ट्रक्चर था वो बनाया था और उसके बाद वो संधि तोड़ के चले गए। तो जो इतना हिस्सा आपने बनाया लगाया, उस संपत्ति की जिम्मेदारी अब आपकी है, और आपको ही उसका कंपनसेशन उस कंपनी को या उस कंट्री के जो जिन्होंने जिस कंट्री से वो बिजनेस आया था उसको आपको अदा करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे ही स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो, देखा जाए तो वो स्थितियों से पैदा होती है, ना कि कोई पर्टिकुलर इसके आयाम बने हुए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लोगों का सहयोग रहेगा कि आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेगुलर देखें। धन्यवाद।